नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए हैं, जैसा कि अपन जानते हैं ग्रुप डी के लिए मॉडल पेपर एनटीपीसी जो रेलवे वैकेंसीज है उनके लिए अपन मॉडल पेपर्स बना रहे हैं आपके लिए मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस। तो ये तीसरा मॉडल पेपर है, इससे पहले 2 मॉडल पेपर हम आपके लिए डाल चुके हैं दोस्तों। तो कंप्लीटली जितने भी टॉपिक मैथमेटिक्स के अंदर हैं उन सभी के लिए मॉडल पेपर तैयार कर रहे हैं अपन। तो ईमानदारी से अगर ये वीडियो आपने एंड तक देखा विदाउट स्किप किए तो मेरी गारंटी आपको पता चलेगा एग्जाम के अंदर किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं और 100% कैसा पेपर मैथमेटिक्स का आपको देखने को मिलेगा दोस्तों आपके ऑनलाइन एग्जाम के अंदर। तो एंड तक देखना, हर चैप्टर से क्वेश्चन मिलेगा, हर चैप्टर से एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा। ऐसा मॉडल पेपर मेरी गारंटी आज तक आपने नहीं देखा होगा। तो चलो शुरुआत करते हैं अपन पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, नोटिस करो। प्रतिशत टॉपिक से क्वेश्चन है और काफी आसान सा क्वेश्चन है, काफी मजेदार क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं, गौर से देखिएगा। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिला, अन्य उम्मीदवार ने उसको 270 वोटों से हराया, तो कुल पड़े वोटों की संख्या क्या है? ऐसे बोला कुल पड़े वोटों की संख्या कितनी है? तो एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिला, अब कुल वोटों का उसको 41% मिला। तो एक को अगर 41% मिला तो आप कह सकते हैं इसको 41% मिला, दूसरे को 59% मिला, ऐसा कह सकते हैं अपन। क्योंकि आपको पता है कि जीतने वाला जो प्रत्याशी है वो टोटल वोट 100% है और बाकी के वोट उसको जीतने वाले प्रत्याशी को मिले। तो वोटों का अंतर कितना हो गया बताओ आपका? इनके जो वोटों का अंतर है वो गौर से देखिए आप, ये 9 और 9 18 हो गया आपका, है ना। 9 तो यहाँ हो गया, 9 18% के अंतर से वो चुनाव जीत गया एक और एक हार गया। और यहाँ वोटों का अंतर कितना बटा? 270 वोट। और कुल पड़े वोटों की संख्या पूछी आपसे, तो 18% बराबर 270, तो 1% का मान निकाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो चलो 1% का मान निकाल दें, 18 से भी काट से चाहो तो आप 18 से काट दो इसको, है ना। तो 18 से काट देंगे, 18 एक कम 18, एक बार 1%, 18 एक कम 18, 18 चौक 72, 18 पंजा 90, तो 1% बराबर आ गया आपका 15। और कुल वोट हमेशा होते हैं भी 100% जो वोट होते हैं ना वो कुल वोट होते हैं। तो आप 100 से दोनों साइड गुणा कर दो, ये हो जाएगा आपका 100%। तो 100% बराबर हो गया आपका 1500। तो कुल वोटों की संख्या जो होगी आपकी वो 1500 हो गई, मतलब कुल वोट जो हो गए आपके वो कितने हो गए बताओ? 1500, मतलब कुल वोटों की संख्या आपकी हो गई 1500। तो बिल्कुल सिंपली और काफी आसानी से अप्रोच कर दिया अपन ने, बिल्कुल इजीली। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो काफी आसानी से किया अपन ने। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से टॉपिक से पुटअप किया गया है उसको गौर से देखिए आप। तो चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, किस प्रकार की पॉसिबिलिटी है, कैसा देखने को मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, उसके बारे में बात करके देखिए आप। और किस प्रकार की पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिल रही है उसके बारे में बात करके देखिए आप। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 नोटिस कर रहे हैं आप, इसको गौर से देखो। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखो सुनो। 6 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 2 गुनी थी। आपको क्लियरली बोला कि 6 वर्ष पहले की बात है, ए की उम्र बी की उम्र की 2 दुगनी थी। तो ये हो गया आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। ए की उम्र बी की उम्र की दुगनी थी, तो मान लीजिए इसकी बी की उम्र को आप x मान लीजिए और इसकी दुगनी थी, ये 2x हो गई। लेकिन ये 6 वर्ष पहले थी, जब 6 वर्ष पहले ये थी तो 6 वर्ष पहले से वर्तमान मानने के लिए 6 जोड़ना पड़ेगा। अगर वर्तमान उम्र लिखनी है आपको तो 6 इसमें जोड़ दीजिए और 6 इसमें जोड़ दीजिए। अगर वर्तमान उम्र आपको लिखनी है तो 6 इसमें जोड़ दो आप और 6 इसमें जोड़ दो। तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। अब आगे क्या बोल रहे हैं, यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात, उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात देने का 4:3, तो ये दोनों की वर्तमान उम्र है और इसका अनुपात, तो मतलब इनको बटे में लिख देते हैं अपन, 2x + 6 बटा x + 6 और बराबर दे रखा है आपको 4/3। यहाँ से हम x का मान फाइंड कर लेते हैं और x का मान जैसे अपन निकालेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आगे आसानी से निकाल सकते हैं। इधर वज्र गुणा कर देते हैं, कैची गुणा, 3 को इधर गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 6x, 6 को 3 से गुणा करें कितना हो जाएगा आपका 18, और इधर गुणा करो कितना हो जाएगा आपका 4x, और ये हो जाएगा 6 चौक 24। अब ये 4x उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 2x, और ये 18 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 6, और x बराबर वैल्यू जो निकल के आ जाएगी आपकी वो आगे 3, मतलब x का मान निकाल दिया अपन ने 3। अब x का मान 3 निकालने के बाद क्या पूछा आपसे कि b की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो बताओ b की वर्तमान आयु कितनी है आपकी? तो b की वर्तमान आयु x + 6 भी है, ये b की वर्तमान आयु है। तो x का मान 3 रख दो, तो 3 + 6 = हो जाएगा 9 ईयर्स, मतलब b की जो वर्तमान आयु है वो 9 वर्ष हो जाएगी आपकी। ये एज रिलेशन से क्वेश्चन है, आयु संबंध से क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली अप्रोच कर दिया अपन ने। तो ये था भैया आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो अपन ने किया आपके सामने। तो इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में पॉसिबल हो सकता है और अपन ने अच्छा क्वेश्चन लिया आयु संबंधी प्रश्न से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर पढ़िए, जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है दोस्तों उस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश किया करो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है और क्या कहना चाहता है। तो ये क्वेश्चन है आपका अनुपात समानुपात से, गौर से देखिए। यदि 2 संख्याओं का योग, यहाँ तक भी जो लाइन है इसको नोटिस करो, 2 संख्याओं का योग, जब भी 2 संख्याओं की चर्चा होती है उन दोनों संख्याओं को अपन x y मान लेते हैं। तो 2 संख्याओं का योग बोलते हैं अपन ने लिख दिया x + y,
यहाँ पर मान लो कोमा है तो कोमा का मतलब हो गया बराबर उनके अंतर, तो उनका जो अंतर है वो क्या होगा आपका x माइनस वाई, और का मतलब क्या होता है भैया गुणा, और कितना गुना है 3 गुना, ये लो उसने जो बोला वो लिख दिया मैंने कि दो संख्याओं का योगफल बराबर उनके अंतर का 3 गुना है, तो संख्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। कर सकते हैं भैया, तो चलो करना शुरू करते हैं अपन। ये लिखा मैंने आपके सामने x प्लस वाई, 3 को अंदर गुणा कर दिया, कितना आ जाएगा 3x माइनस 3y, ठीक है। अब क्या कर देते हैं अपन, इसको इधर घटा दे, इसको इधर जोड़ दे, तो 3y, ये कितना हो जाएगा आपका 4y, इधर जगह माइनस का हो जाएगा 2x, ये बटा 1 और बटा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से कट जाएगा कितनी बार आपका 2 बार, कितनी बार कट जाएगा 2 बार, और ये y इधर हो जाएगा आपका, इस प्रकार से हो जाएगा आप x बटा वाई, तो क्या हो जाएगा बताओ आपका दोनों संख्याओं में जो अनुपात होगा वो हो जाएगा आपका 2:1, मतलब दोनों संख्याओं में जो अनुपात आपको देखने को मिलेगा वो होगा आपका 2:1, मतलब संख्याओं में जो अनुपात होगा आपका वो होगा आपका 2:1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा, जो काफी इजीली और काफी आसानी से डिनोट कर दिया अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अगला वेरिएंट हम देखेंगे आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन स्टैटिक्स से लिया गया क्वेश्चन से, और क्वेश्चन माध्य बहुलक विचलन से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि माध्य बराबर 50 और बहुलक भी 50 हो तो माध्य का ज्ञात कीजिए। इन तीनों में रिलेशन होता है भैया, और तीनों में ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो कई बार तो एग्जाम वाले ऐसे होते हैं, कई इस रिलेशन को डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं भैया घुमा के, या फिर कई बार वैल्यू देके पूछते हैं। तो बहुलक बराबर 3 माध्य का माइनस 2 माध्य, तो ये रिलेशन कई बार डायरेक्ट भी कई एग्जाम में पूछा गया है, और कई बार इसका वैल्यूज जो होती है कुछ वैल्यूज देके भी पूछा गया है। तो यहाँ पर बहुलक का मान दे रखा है आपको 50, तो बहुलक का मान मैं 50 रख देता हूँ। यहाँ माध्यिका का मान नहीं दिया, माध्यिका को m मान लेता हूँ, और माध्य का मान दे दिया आपको 50। तो चलो, तो 50 को 2 से गुणा किया 100 उधर जगह प्लस का हो जाएगा, तो ये 150 हो जाएगा अब, और 150 बराबर 3m, तो 3 से काट दो इसको, कितनी बार कटेगा 3 से 50 बार कट जाएगा। तो यूँ समझ लो अगर माध्य 50 है बहुलक 50 है तो माध्य का भी कितने आ जाएगी 50 आ जाएगी, तो अकॉर्डेंस वेरिएंट के हिसाब से माध्य का भी आपकी 50 होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो 50 आ जाएगा आपका, क्योंकि अपन ने क्लियरली बोला बहुलक बराबर 3 माध्य का माइनस 2 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्य का माइनस 2 माध्य एकदम करेक्ट पॉसिबिलिटी है। तो याद रखना ये इतना इंपॉर्टेंट वेरिएंट है, या तो एग्जाम में इसको कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है सेंट्रल लेवल अप्रोच जब करता है, या फिर इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो ये तो क्वेश्चन पूछ लेता है, ये डायरेक्ट इसको ही पूछ लेता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो अपन ने पॉसिबल किया है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखो सुनिए, स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रखा औसत का क्वेश्चन है। 3 संख्याओं का औसत 77 है। अगर 3 संख्याओं का औसत 77 दे रखा है तो 3 संख्याओं का योगफल निकाल सकते हैं, क्योंकि संख्या को अगर औसत से गुणा कर दो योगफल आ जाएगा। तो 3 को 77 से गुणा कर दो भैया। अगर 3 को देखो औसत दे रखा है आपको 77 दे रखा है, योगफल कितना आ जाएगा 7 21 हासिल 2 7 21 23, ये 231 है। पहली संख्या दूसरी संख्या के 2 गुनी है ना, ये तो तीनों संख्याओं का योगफल आ गया मेरे पास। ये जो योगफल है जो योगफल की तरह काम में ले लूंगा मैं इसको, ठीक है। अब मेरे पास 3 संख्याएं, मान लो तीनों संख्याओं को मैं ABC मान देता हूँ, ये ABC मान ली। तो क्या बोला, पहली संख्या दूसरी संख्या के 2 गुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या क्या बताओ 2 गुनी है, तो मान लीजिए 2 ले लिया, 3 4 ले लिया मैंने। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी हो गई। क्या बोला, दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 2 गुनी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 2 गुनी है। तो अगर इसको 1 लोगे तो इसकी दुगुनी ये हो गया आपके साथ। तो ये इसका दुगुना है, ऐसा बोला आपके सामने, और ये इसका दुगुना है, वो इस प्रकार से होगा। ऐसे चलता हुआ चल रहा है। ये तीनों संख्या दे रखी है, तो पहली संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो बिल्कुल सिंपल है, तीनों संख्या का योगफल आपको दे रखा है। ये तीनों संख्या का योगफल है। तो पहले का भाग कितना हो गया आपका 4, दूसरे का भाग कितना हो गया आपका 2, और तीसरे का भाग कितना हो गया आपका 1। टोटल कितना हो गया आपका 7। तो 7 बराबर दे रखा है आपको 231। ये 7 बराबर दे रखा है 231। 1 7 7 3 7 21 और 3 7 21, ठीक है। तो 1 बराबर हो गया आपका 33। तो 1 3 7 21 और 3 7 21 ये हो जाएगा। तो 1 बराबर हो गया आपका कितना हो गया बताओ आपका 33। 1 बराबर कितना हो गया 33। और आपसे क्या पूछा, पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या कितनी है 4 बराबर, तो 4 से दोनों साइड गुणा कर दो, जिसमें आंसर आ जाएगा। 4 बराबर पहली संख्या आ जाएगी। 4 से गुणा करो, 4 3 12 हासिल 1 4 3 12 132। तो जो पहली संख्या निकल के आ रही है आपकी 132 हो जाएगी। मतलब पहली संख्या आपकी 132 हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया औसत वाले क्वेश्चन का, जो बिल्कुल सिंपली और काफी आसानी से डिनोट कर दिया भैया मैंने। तो ये था भैया क्वेश्चन नंबर 5 आपका। क्वेश्चन नंबर 6 जो नोटिस कर रहे हैं आप, इसको गौर से देखिए भैया। ये क्वेश्चन 6 नंबर जो आपका है, ये क्वेश्चन है आपका
ज्योमेट्री का ज्यामिति से पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। कोण 1 और कोण 7 का मान दे रखा है और कोण 7 का मान आपसे पूछा गया है, तो आप क्लियरली कह सकते हैं। देखो यहां से अगर बात करें तो देखो कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 1 बराबर कोण 5। अच्छा आप ही बताइए, अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ रखी है तो आप क्लियर कह सकते हैं कि कोण 1 और कोण 5 क्यों बराबर है। अरे भैया कोण 1 और कोण 5 इसलिए बराबर है क्योंकि दोनों संगत कोण है। दोनों कौन से कोण है भैया? संगत कोण है। और संगत कोण एक ही और एक स्थिति बनने वाले कोण संगत कोण होते हैं और आपस में बराबर होते हैं। अब आगे कहूं मैं कोण 5 और कोण 7 कोण आपस में बराबर है। ये दोनों कोण आपस में बराबर है भैया। क्यों बराबर है? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। आप कैसे या सम्मुख कोण भी कह सकते हो आप। शीर्षाभिमुख कोण को या सम्मुख कोण को बात एक ही है, तो ये भी बराबर है। तो दोनों कोण 1 भी 5 के बराबर, कोण 7 भी 5 के बराबर, इसलिए अपन क्या कह सकते हैं, कोण 1 बराबर कोण 7। और कोण 1 का मान तो दे रखा आपको, पढ़ लो उधर 5x - 20 और यहां पर दे रखा कोण 7 का 2x + 10। अभी उधर जाकर माइनस का, इधर आके प्लस का, तो माइनस का होगा 3x, इधर आके प्लस का होगा 30 और x का मान हो गया आपका 10। अब x का मान जैसे अपन ने 10 निकाल दिए, मतलब x का मान 10 आ गया, तो आपसे कोण 7 का मान पूछा है, तो कोण 7 का मान इसमें रख दो, जिसमें आंसर आ जाएगा आपका। तो x का मान 10 रखो, 2 × 10 + 10, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 30 डिग्री। मतलब कोण 7 का मान जो निकाला अपन ने वो 30 डिग्री आ गया। बिल्कुल सिंपली और काफी आसानी से अपन ने कर दिया। तो यह सम्मुख कोण और आपका संगत कोण काम आया भी है। तो ये ज्योमेट्री से पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा और काफी इजी, मतलब ज्यामिति से पूछा गया क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपली और काफी आसानी से हो गया आपका। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपका, देखो सुनो। यदि 600 रुपए का 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 600 रुपए का 2 वर्ष का साधारण मिलाकर 180 रुपए हो, तो ब्याज की दर क्या होगी। देखो आपको पता है कि जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आए तो मूलधन ऐसा होता है, ऐसा है कि जगह ब्याज, ब्याजों का योग, ब्याजों का अंतर सब यहाँ लेते हैं और नीचे अपन RT ले लिया। तो ये तरीका इससे कि इस प्रकार का जब भी कोई भी क्वेश्चन दिखाई दे आप एक ही लाइन में कर सकते हो। तो मूलधन तो दे रखा भी है 600 रुपये आपको, तो मूलधन तो मैंने 600 रुपये लिख दिया। ब्याज दे, चाहे ब्याजों का योग दे चाहे ब्याजों का अंतर दे, तो यह मिलाकर बोला है कि ब्याजों का योग है, तो ब्याजों का योग दे रखा आपको 180 रुपये, तो लिख दिया मैंने आपके सामने। ऊपर ब्याजों का योग जो 2 बार दे रखा उनका योग आएगा भी। तो समय 2 बार दे रखा है आपको, 4 वर्ष और 2 वर्ष, तो समय 2 बार दे रखा है तो समय का योग आएगा, तो 2 और 4 कितना होगा, 6 वर्ष। और दर आपसे पूछिए, दर को ऐसे कैसे लिख दो, दर में परिवर्तन नहीं। अब जो कट रहा है उनको काटना शुरू करो भैया। 2 0 से 2 0, 6 3 18, 30 बार और 6 से काटो 5 बार। या R को इधर घुमा दो, एक लाइन में आंसर आ गया आपका R बराबर 5%। तो दर जो आपके सामने निकल के आ रही है वो 5% आ गई। मतलब R बराबर जो R का जो मान निकाल दिया अपन ने वो 5% निकाल दिया हमने। R की वैल्यू जो निकल के आएगी आपके सामने वो 5% आपके सामने निकाल दी, बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली डिनोट कर दिया अपन ने, ठीक है। ये R का मान अपन ने निकाल दिया। तो R का मान कितना आ गया आपका 5%। क्वेश्चन नंबर 7 पूरे कंप्लीटली 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, देखो इसलिए एंड तक देखो। अलग अलग चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चन आए, कंप्लीटली मॉडल पेपर प्रैक्टिस है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आपको वीडियो को देखना है। कंप्लीटली आपके एक मॉडल पेपर आपको कंप्लीटली कवर हो जाएगा। इससे पहले 2 मॉडल पेपर और डाल चुके हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो करने घातांक से भी है, आधार समान होना चाहिए तभी घातें जुड़ती है। तो यहाँ 16 दे रखा, तो यहाँ भी 16 बनाओ, तो मैं क्या कर दूं इसको, 16 का स्क्वायर 256 होता है, आप अच्छी तरह जानते हो। ये ऊपर 0.16 ऐसे कैसे रखो, इसमें परिवर्तन मत करो। ये 16 की पावर 0.18, ये भी ऐसे कैसे रखो 18। अब 2 को 16 से गुणा करो 32 हो जाएगा, ये 32 और 16 को 0.18। आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है तो घातें जुड़ जाएगी भैया। आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो देखो 32 और 18 कितना होगा 50। ये 16 की पावर 0.50 और 0.50 का मतलब होता है 1/2 घात भैया। तो 16 की पावर 1/2 घात मतलब वर्गमूल करना, तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 4। तो एग्जैक्टली जो आंसर आपका निकल के आ रहा है वो आ जाएगा आपका 4। तो आंसर हो गया करने घातांक के इस क्वेश्चन का आपका 4। काफी इजीली आंसर निकाल दिया अपन ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 4, जो बिल्कुल सिंपली और काफी आसानी से डिनोट कर दिया अपन ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 था आपका। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे देख रहे हैं, बहुत प्यारा सवाल है, चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन। और चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन वैसे अच्छे होते हैं और अंतर वाले क्वेश्चन तो और अच्छे होते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 1000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। अच्छा मैं बताओ हमारे तरीके से 5% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो है वो कितना होगा आपका 10%, और चक्रवर्ती ब्याज जब निकालोगे तो 10.25% आ जाएगा भैया। तो ये तो हो गया आपका चक्रवर्ती ब्याज और ये हो गया साधारण ब्याज।
और दोनों का जो अंतर है आपका वो आगा आपका 0.25%, ये अंतर हो गया। अभी अंतर कहाँ से निकालोगे, 1000 का, ये किसका बताओ, 1000 का 0.25%, वही आपका दोनों का ब्याजों का अंतर है। ठीक है, आप जीरो हटा देते हैं अपन, ये 1000 है, इसके साथ का मतलब गुणा, 2 जीरो परसेंटेज की वजह से लगेगी, 2 जीरो पॉइंट की वजह से लगेगी, टोटल लग जाएगी यहाँ पर अपने 4 जीरो। तो मैं 4 जीरो लगा देता हूँ, 3 जीरो से तो मैं 3 जीरो काट देता हूँ। अब 1 जीरो का मतलब 10 का भाग लगाने का मतलब है एक संख्या का दशमलव लगाना, तो ये हो जाएगा आपका 2.5 रुपये प्लस 2.5 रुपये। तो 2.5 एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 5 के पीछे कितने भी जीरो लगाओ उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2.50 रुपये मतलब 2.5 रुपये का अंतर होगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अगर ऐसा है तो मात्र 2.5 रुपये का अंतर आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अगला क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 10 है और ये क्वेश्चन रेलगाड़ी का भी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो सुनो, यदि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 3 सेकंड में पार करती है, यदि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 3 सेकंड में पार करती है तो ये रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो देखो 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 3 सेकंड में पार कर जाती है ना, एक खंबे को 3 सेकंड में पार करती है और रेलगाड़ी 150 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो देखो आप जानते हैं कि जब खंबे को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई कुल दूरी होती है, तो दूरी बटा समय, मतलब ये चाल हो गई ट्रेन की एक कंडीशन में, चाल दोनों कंडीशन में बराबर है। और जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो आप जानते हैं कि दोनों की लंबाइयाँ जुड़ जाती है कुल दूरी के लिए, तो प्लेटफॉर्म की और ट्रेन की लंबाई दोनों की जोड़ दी, कुल दूरी हो गई और समय आपको निकालना है। ये भी ट्रेन की चाल है, ये भी ट्रेन की चाल है, तो दोनों कंडीशन में ट्रेन की चाल अपन ने बराबर कर दी और ये समय आपको निकालना है। तो समय निकाल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम निकाल देते हैं, है ना। तो ये देखो, तो ये क्या करेंगे, टी को इधर घुमा दे, 3 को इधर घुमा दे, ये टी को इधर घुमा दे और 100 को नीचे घुमा दे, 3 को इधर घुमा देना, तो आपका काटने लायक संख्या आ जाएगी 3 गुणा 250 बटा 100। ये 0 से 0 कट गया आपका, 5 से 5 बार और ये 2 बार कट गया, 5 3 15, 15 में 2 का भाग दिया 7.5 सेकंड आ जाएगा। एग्जैक्टली जो आंसर होगा आपका वो 7.5 सेकंड हो जाएगा, बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली। मतलब आपका जो आंसर आएगा वो 7.5 सेकंड होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7.5 सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया आपका, बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली डिनोट कर दिया आपने। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे ना, और अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको गौर से देखो। यदि कोई वस्तु 178 रुपये में बेचने पर 11% की हानि होती है और 11% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो इच्छा जाहिर कर रहा है, तो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आए ना तो इसमें विक्रय मूल्य नंबर 2 पूछा है आपसे, और गांठ बांध लेना, जिसको निकालना उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं, और लाभ है तो 100 में जोड़ के लिखते हैं और हानि है तो 100 में से घटा के लिखते हैं। तो मान लो 11% लाभ प्राप्त करना है आपको, इसको निकालना है आपको, इसका विक्रय मूल्य आपको निकालना है। लाभ है तो 100 में जोड़ के लिखो, तो लाभ है तो 100 में जोड़ के लिखो, तो क्या लिखो बताओ, लाभ है तो 100 में जोड़ के लिखा 111 हो गया, ठीक है। नीचे वो लिखते हैं जिसका मान दे रखा है, तो भैया इसका मान दे रखा है 11% की हानि, मतलब 89 हो जाएगा, 100 में से घटा के लिखो। और विक्रय मूल्य नंबर 1 यहाँ लिख दिया अपन ने, ये विक्रय मूल्य नंबर 1, ये 89 का डबल है भैया। 89 को 200 गुणा करेंगे तो 178 आ जाएगा, और 111 को 200 गुणा करोगे आप तो ये हो जाएगा आपका 222। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य जो आपको देखने को मिलेगा वो 222 रुपये हो जाएगा, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से, काफ़ी इजीली अप्रोच कर दिया। ये लाभ आने का बहुत प्यारा सा छोटा सा सवाल है दोस्तों, मज़ेदार लेकिन और काफ़ी इंटरेस्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 11 कंसेप्ट ऑफ वेरिएंट है, आपने हमारी कंप्लीट क्लास है आपने देखी है, तो ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है आपको, ठीक है। अब आ जाता है अपने क्वेश्चन नंबर 12 में। इसमें tan थीटा का मान दे रखा है भैया आपको, तो tan थीटा का मान आप अच्छी तरह जानते हैं क्या होता है। ये ऊपर क्या है, लंब बटा आधार, ये लंब है ये आधार है। अगर लंब 4 है आधार 3 है तो कर्ण आप क्लियर कह सकते हो 5 होगा, तो पार्टिस प्रमेय के अनुसार इन तीनों में 3 4 5 का रिलेशन होता है भैया, तो 3 4 5 ये होता है भुजंग, है ना। तो या कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर से निकाल भी सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी कह सकते हो आप का 3 4 और 5 का जोड़ा होता है पार्टिस प्रमेय में, तो ये कर्ण होता है और ये लंब आधार होता है। अब कर्ण निकाल दिया अपन ने, तो यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं अपन और आंसर निकाल सकते हैं। देखो आप 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा था लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, नीचे वही लिखना है 1 माइनस 4 बटा 5। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे आगे, और ला से ले लिया ऊपर 5, 5 कम 5, 5 और 4 9, यहाँ भी ऐसे ही करेंगे अपन, 5 कम 5, अब 5 में 4 गया तो 1, ये और सर कट जाएगा आपका, और 9 का वर्गमूल आपका निकल के आ गया आपका 3,
तो एग्जैक्टली आंसर ट्रिग्नोमेट्री के इस क्वेश्चन का जो आंसर है, छोटा सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 3, बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली कर दिया मैंने। ये क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर देखने को मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा चैप्टर से आता है, देखिए आप। अगला जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन समय और कार्य से भी है, और समय और कार्य का बहुत प्यारा और बहुत मजेदार क्वेश्चन। अगर आप गौर से देखो एक काम को 8 पुरुष और 4 स्त्रियां 12 दिन में कर सकती है, उसी काम को 8 स्त्रियां तो 4 पुरुष कितने दिन में करेंगे? देखो कितना 8 पुरुष और 4 स्त्रियां, तो अपने 8 पुरुष और 4 स्त्रियां 12 दिन में कर सकते हैं। यदि उसी काम को 8 स्त्रियां तथा 4 पुरुष करे तो वह कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो भैया एक तो 8 पुरुष, तथा का मतलब प्लस होता है भैया, 4 स्त्रियां मतलब महिलाएं 12 दिन में कर रही, ये ऐसी समीकरण बनेगी। और आगे बोला 8 स्त्रियां तथा 4 पुरुष, 8 महिलाएं और 4 पुरुष कितने दिन में करेंगे? देखो इसमें जो लाइन बोली है, ये समीकरण आप नोटिस कर रहे हो, इस समीकरण को सोल्व करना आसान नहीं है ना। इसमें क्या है कि अज्ञात राशियों की संख्या ज्यादा है, इसलिए इसमें थे नहीं कर पाएंगे अपन कितने दिन में करें, कोई अधूरी इन्फॉर्मेशन। अगर यहाँ या होता अपना तो यहाँ बराबर कर देते अपन, यहाँ पर 3 इन्फॉर्मेशन तब भी क्वेश्चन कर देते, तो मात्र इतना सा सोल्व कर सकते, आगे नहीं कर सकते। इसलिए अपन कह सकते हैं इस क्वेश्चन को थे नहीं कर सकते भाई कितने दिन में करेंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हैं कि आपको अधूरी है। इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी नहीं है क्वेश्चन को करने के लिए, अतः इस सवाल को अपन नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 14 आपका समय चाल दूरी से, एक विमान 240 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 5 घंटों में कुछ दूरी तय करता है। भैया जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में दिखाई देना है, तो क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ो, और पहली लाइन के अलावा आगे मत पढ़ो। पहली लाइन में जो इन्फॉर्मेशन दे रखे उसको काम में लेकर तीसरी चीज निकालो। तो एक तो चाल दे रखी है आपको और एक समय दे रखा है आपको, ये समझ लो, एक तो चाल दे रखी है, एक समय दे रखा है, तीसरी चीज क्या बच गई? दूरी। तो दूरी निकालो पहले। दूरी बराबर होता है 4 इंटू समय, दूरी बराबर 4 इंटू समय, दूरी आ गई इतना किलोमीटर, भले गुणा मत करो, ऐसे छोड़ दो, ये दूरी आ गई आपकी। उसी दूरी को 1 से 2/3, अब आगे पढ़ सकते हो आप, उसी दूरी को 1 से 2/3 घंटों में तय करने के लिए विमान की चाल क्या हुई? अब चाल पूछिए आपसे, उसी दूरी को, मतलब दूरी ये काम में लेनी है, तो चाल बराबर होता है आपका दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है आपका? दूरी बटा समय। दूरी तो ये ले ली मैंने, और समय यहाँ से निकलेगा 3 × 3, 3 और 2 5, तो 5/3 घंटे समय हो गया, नया समय ले लिया अपन। तो 5/3 घंटे अपन नया समय आपका समय लिया है, ठीक है। ये 5 से 5 कट गया आपका, अपन ने ले लिया, और 3 को ऊपर गुणा कर दिया, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, तो ये हो गया आपका 720 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एग्जैक्टली जो आंसर आप देखेंगे ये होगा आपका 720 किलोमीटर प्रति घंटा विमान की नई चाल हो जाएगी। तो विमान की जो नई चाल अपन ने निकाली वो आ गया आपकी 720 किलोमीटर प्रति घंटा, जो क्लियरली अपन ने किया आपका सामने। ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया आपका, जो काफी इजीली और काफी आसानी से डिनोट कर दिया अपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 अपन ने आपके सामने ले लिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे भी। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कहता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सुनो, एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक नाव को 4 घंटे में 18 किलोमीटर लेता है, तब धारा के प्रतिकूल वापस आने में 12 घंटे लेता है। देखो एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक नाव को 4 घंटे में 18 किलोमीटर जाता है, तथा धारा के प्रतिकूल 12 घंटे लेता है ना। दूरी तो वही है आपके सामने, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो धारा की चाल ज्ञात ही कर सकते हो भैया आपका, है ना। धारा की चाल क्या होती है आपकी? धारा की चाल होती है x - y/2, ये धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल बटा 2। अब धारा की दिशा में चाल निकालने अपन, तो धारा की दिशा में चाल निकालने तो दूरी कितनी है? 18, तो 18/4, और धारा के ऊपर दिशा में चाल निकालोगे तो 18/12 और बटे 2, ये कर देते हैं। चलो अब क्या करते हैं, पहले ऊपर वालों को सोल्व कर देते हैं। लसा ले लेते हैं 12, 4 का भाग दो 3 बार, है ना। 4 का भाग कितनी बार? तो 3 बार। 18 तिया 54 - 18, अभी 2 दिख रहा है, इसको भी यही गुणा कर देते, नीचे गुणा हो जाएगा इन प्लस, ठीक है। अब 18 घटाओ इसमें, 18 घटाते आ जाएगा आपका 36, और ये नीचे 12 गुणा 2, 12 तिया 36, और 3 का आधा होता है 1.5, तो धारा की चाल होगी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की जो चाल आपको देखने को मिलेगी वो होगी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये धारा की चाल हो जाएगी भी। इस प्रकार से नाव और धारा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं, काफी आसानी से डिनोट कर दिया और काफी आसानी से अप्रोच कर दिया आपने, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल और काफी आसानी से गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है आपको? देखो सुनो, ये मॉडल पेपर नंबर 3, ये भी गलती से 2 डल रहा है वहाँ पर, ये मॉडल पेपर नंबर 3 है, सब में गलती से डला है, तो 3 नंबर है, 2 मॉडल पेपर ऑलरेडी कर चुके हैं, ये 3rd मॉडल पेपर आपके सामने, ठीक है। अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। देखो सुनो,
एक स्टोर में 345 लीटर रम, 120 लीटर बियर और 225 लीटर विस्की है। ड्रम का कौन सा सबसे बड़ा आकार होगा जिससे मापी जा सकती है? कुल मिलाकर इनका मासा आपसे पूछा गया है अभी। तो भैया मासा ही निकालना और कुछ भी नहीं निकालना है। बड़ा से बड़ा बोले तो मासा पूछे, छोटा छोटा बोले तो लासा पूछे। तो ये तो लैंग्वेज अच्छी क्वेश्चन की और क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। आपसे मासा पूछा है तो पहले 5 का भाग लगा सकते हैं आप। 6 पंजे 30, 9 पंजे 45, 2 पंजे 10, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25। ठीक है, अब 3 से काट दो इसको, 3 से और काटो तो 2 तिरी 6, 3 तिरी 9, 7 21, 8 3 24, 1 तिरी 3, 5 तिरी 15। अब देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इन दोनों गुणनफल ही आपका मासा कहलाएगा। तो दोनों गुणनफल आ गया आपका 15 लीटर। तो एग्जैक्टली जो आंसर होगा वो भी 15 लीटर होगा, आपका 15 लीटर हो जाएगा। मतलब बड़ा से बड़ा आकार जो है ना वो 15 लीटर का होगा, जिससे ड्रम में मापा जा सके, है ना, सिंपल सी बात। तो ये मासा आपसे पूछा गया था और मासा अपन ने काफी इजीली निकाल दिया क्वेश्चन नंबर 16। अब अगला क्वेश्चन सरलीकरण का भी है, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है 17 नंबर। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, गुणा करना है, दशमलव बाद में देखेंगे। तो 12, 12 और 12 3 बार गुणा करो, 12 क्यूब होता है और 12 क्यूब 1728 होता है भैया। तो घन संख्या याद करनी पड़ेगी भैया आपको, ये 1728 होता है। अब दशमलव देखें कितने अंकों का आगे, 3 अंकों का दशमलव यहाँ पर है और 2 अंकों का दशमलव यहाँ, टोटल 5 अंकों का लगाना, लेकिन अंक तो 4 ही है। तो यहाँ 1 जीरो और लगा दो और दशमलव लगा दो इस प्रकार से, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका एग्जैक्टली आंसर होगा 0.01728। तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो सरलीकरण का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है और आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसानी से अप्रोच कर सकते हैं भैया, और आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये होगा आपका सामने क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आगे और भी बात करने वाले हैं अपन, देखिए क्वेश्चन नंबर 18। ये क्षेत्रफल से लिया गया क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में क्या बोला देखो सुनो, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर है और उसकी भुजाएं 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात के अनुपात में है। इस त्रिभुज का परिमाप होगा, इस त्रिभुज का परिमाप होगा। ये बिल्कुल सिंपल सी बात, ठीक है। इस त्रिभुज का परिमाप होगा, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर है और उसकी भुजाएं 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात में है, तो इस त्रिभुज का परिमाप होगा। ठीक है, इस त्रिभुज का परिमाप आपको निकालना है। तो भैया आप जानते हैं कि जब भी कोई भी आपको भुजाएं दे रखी हो और क्षेत्रफल दे रखा है आपको, इसमें पायरस्पर में लग रही है आपके सामने, तो आप कह सकते हैं कि लंब 3x, ये आधार और ये कर्ण हो सकता है आपका, क्यों पायरस्पर में लग रही है इसमें, और 2 छोटी भुजाएं लंब और आधार होता है आपके सामने। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया आपका। तो समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है आपका, 1/2 आधार इंटू लंब बराबर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू लंब। अब जो कट रहा है उनको काट देते हैं भैया, चलो काट दे, 2 से काट दे 2 बार, 2 से इसको काटो, 1 2 2 0 और 8 दूनी 16, फिर 3 से काट दो, 3 3 9 है ना, 6 3 18, तो 36 बार। x से गुणा कर x स्क्वायर बराबर 36 और x बराबर हो जाएगा आपका 6, क्योंकि 36 का जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू अपन ने निकाल दी। अब त्रिभुज का परिमाप पूछा आपसे, तो x का मान इनमें रख दो, पहली भुजा में रखोगे तो 18 हो जाएगी, दूसरी में रखोगे तो कितना हो जाएगा, 6 से गुणा करो, 6 चौक 24 हो जाएगा, इसमें रखोगे 6 पंजे 30 हो जाएगा, और तीनों भुजाओं का जोड़ी तो परिमाप होता है भी, तो तीनों भुजाओं को जोड़ दो परिमाप आ जाएगा। तो चलो तीनों भुजाओं को जोड़ दो, 30 और 18 कितना होगा 48, 48 कितना 50 72 हो जाएगा 72 सेंटीमीटर। ये तीनों भुजाओं का जोड़ आ गया और तीनों भुजाओं का जोड़ ही परिमाप कहलाता है। तो याद रखना, परिमाप के लिए इनमें कोई भी सूत्र याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जितनी भी भुजाएं दे रखी है आपको, चाहे वो चतुर्भुज हो चाहे त्रिभुज हो, जितनी भुजाएं आपको दे रखी है उन सब भुजाओं को जोड़ दो, आपका परिमाप आ जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, मतलब जितनी भुजाएं आपको दे रखी है उन सब भुजाओं को जोड़ दो तो आपका परिमाप निकल के आ जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद अगला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है वो देखो 19 है। यदि 2 संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 हो तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। यदि 2 संख्याओं का योग आपको 9 दे रखा है और उनके व्युत्क्रमों का योग दे रखा है 1/2, तो वह संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, अब दोनों संख्याओं का योग 9 दे रखा है आपको, मान लो दोनों संख्या x और y है, तो उनका योग अपन ने 9 लिख दिया, और उनके व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो x का उल्टा क्या होगा 1/x, y का उल्टा क्या होगा 1/y, और इनका योगफल कितना दे रखा है आपको 1/2, तो दोनों संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, व्युत्क्रमों का योग 1/2 हो तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। चलो अब कर लेते हैं अपन क्वेश्चन। तो पहले 3 का लासा ले लेंगे, देखो लासा कितना होगा xy,
x का दिया था y प्लस एक्स बराबर कितना आ गया 1/2। y प्लस एक्स का मान कितना आपका 9, तो 9 रख दो वहां पर, तो 9 रख दिया, 9/x y बराबर 1/2। ये 2 इधर गुणा हो जाएगा, एक्स वाई इधर आ जाएगा, तो एक्स वाई का मान आ गया आपका 18। तो भैया अब तो क्वेश्चन कर सकते हैं, पहले समीकरण है और ये दूसरी समीकरण है। दो ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनको जोड़ने पर 9 आना चाहिए और गुणा करने पर 18 आना चाहिए। तो भैया जोड़ने पर तो सब में 9 आ रहा है, तो पहली लाइन का तो कोई मतलब रहा नहीं, क्योंकि जोड़ने पर सभी ऑप्शनों में 9 आ रहा है और गुणा करने पर 18 आना चाहिए। इसको गुणा करने पर 18 नहीं आ रहा है, इसको गुणा करने पर 14 आ रहा है, इसको गुणा करने पर 20 आ रहा है और इसको गुणा करने पर 18 आ रहा है। तो दोनों संख्या गुणा करने पर 18 आ रहा है, तो ऑप्शन से कर सकते हो बिल्कुल सिंपली। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 और 6। दो संख्या ऐसी है जिनको गुणा करने पर 18 आ रहा है और जोड़ने पर 9 आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 19 था, ये बिल्कुल सिंपली और काफी आसानी से अपन ने कर दिया। अब अगला क्वेश्चन आयतन का भी है। एक घन आपका आयतन दे रखा है, आप घन आपका आयतन अच्छी तरह जानते हैं क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो ये दे रखा है, इसको लंबाई को x मान लो, चौड़ाई को 2x मान लो, इसको ऊंचाई को 4x मान लो, और आयतन दे रखा है 64,000 घन सेंटीमीटर। है ना, ये भुजाएं दे रखी, सबसे बड़ी भुजा ज्ञात करनी है आपको। तो आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर दे रखा है भैया 64,000। अब जो कट रहा है उनको काट देते हैं, ठीक है। तो चलो 4 से काटो पहले, 1 चुक 4 और 6 चुक 24, 16,000 बार, ठीक है। फिर 2 से काटो 8,000 बार, x को 3 बार गुणा कर दो, ये 8,000 आ गया, 2 से काट दिया मैंने इसको 8 बार, ठीक है। अब बताओ 8,000 का घनमूल, तो 8 का निकाल दो 2 और 1,000 का निकाल दो 10। x का मान कितना आ गया, अलग अलग निकाल दो, देखो ऐसे दिक्कत है। तो 8 का 2 होता है घनमूल और 1,000 का 10 होता है, तो 10 को 2 से गुणा किया तो 20 हो गया, तो x का मान आ गया आपका 20। अब x का मान आने के बाद सबसे बड़ी भुजा पूछिए, तो भैया जिसका मान सबसे बड़ा होगा सबसे बड़ी भुजा होगी, तो 4x सबसे बड़ी भुजा है, तो इसमें x का मान 20 रख दो आप। तो x का मान 20 रखते हैं, इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 80 सेंटीमीटर आपका। तो एग्जैक्टली आंसर होगा आपका 80 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन कम दे रखे हैं, अपन 80 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी बना देते हैं यहाँ पर, और डी ले लेते हैं नन ऑफ दिस, ठीक है। तो आंसर होगा 80 सेंटीमीटर, दो ऑप्शन नहीं है इसमें, ठीक है। तो एग्जैक्टली आंसर होगा आपका 80 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया आपका, ठीक है, बिल्कुल सिंपली और काफी आसानी से। अगला क्वेश्चन वर्गमूल घनमूल का भी 21 नंबर, मान ज्ञात कीजिए, इसको सोल्व करना है। सब जगह 400 ही है, पर चाहे तो 400 वर्गमूल निकाल सकते, वही दे रखा आपको। देखो सुनो, तो पॉइंट बाद में देखेंगे, पहले वर्गमूल की बात कर ले। 400 का जो वर्गमूल है वो 20 होता है, आप जानते हैं। यहाँ भी 400 ले लो आप, 400 वर्गमूल 20 होता है। दशमलव कितने अंकों का, 4 का आगे, तो 4 के आगे से आधा दशमलव बाहर निकलता है, मतलब 2 के आगे दशमलव बाहर निकल जाएगा। तो 2 के आगे लगाओगे तो यहाँ लगा दो, बिल्कुल सिंपल, यहाँ लग जाएगा दशमलव, और आगे 0 लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 4 का वर्गमूल 2 लिख दिया अपन ने, दशमलव कितने का आगे नोटिस करोगे आप, यहाँ पर एक 0 लगानी पड़ेगी जब क्वेश्चन होगा आपका। 0.6 अंकों का आगे 3 के आगे लगना पड़ेगा, यहाँ पर गलत मिस्टेक हुई थोड़ी सी, एक और लगा देता हूँ, ठीक है। अब जब भी वर्गमूल निकलेगा इसका, अब 3 के आगे निकल जाएगा बाहर, तो 3 के आगे निकाल देता हूँ मैं, 3 के आगे निकल गया, ये लो। अब इनको जोड़ देते हैं यहाँ पर, तो जोड़ने का तरीका दशमलव के सामने दशमलव ही रखेंगे भैया। देखो यहाँ पर 2, ये 3 अंकों के बाद, या फिर 20 को मैं ऐसे लिख दूँ 20.00 ऐसे लिख देते पहले से। इसको दशमलव मैच करने के लिए क्या करें, 20 लिख दे और इसको लिख दे 0.002 ऐसे लिख दे। अब जोड़ सकते हो आप, ये 2 ऐसे लिखा, 0 ऐसे लिखा, 2 ऐसे लिखा, 0 ऐसे और 2 ऐसे। तो एग्जैक्टली आंसर आ गया आपका 20.202। एग्जैक्टली आंसर हो गया आपका 20.202। ये क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है। ये क्वेश्चन वर्गमूल घनमूल का ग्रुप डी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है भी। इसमें संख्या बदलती है, कई बार 4096 दिया एक बार, ये 400 भी दिया एक बार, और एक बार कोई और संख्या भी दी है। तो अदर संख्या चेंज होती रहती है, बस ये पैटर्न रहता है। ये 3 बार भी देता है, कई बार 4 बार देता है इसको, और कई बार 5 बार देता है। तो ये पैटर्न कई बार एग्जाम में आ चुका भी है, तो इस बात को नोटिस करना हो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 था। अब आ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 22 पैटर्न। तो क्वेश्चन नंबर 22 अपन से क्या कहना चाहता है उसको नोटिस करना। देखो एक ग्राफ आपको दे रखा है, इस ग्राफ को आप गौर से देख लीजिए, है ना। इसमें राज्य दे रखे ABCD, एक डन डायरेक्ट दे रखा है, उधर लाख टन में उत्पादन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 22 ये क्वेश्चन भी एक ही पूछा, चावल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। तो चावल को इस प्रकार के घेरे में दिखा रहा है आपको ऐसे, तो चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है। तो आप जानते हैं सब राज्य दे रखे हैं, तो चावल कैसा है ये वाला, तो चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य ये देखो, जिसका ग्राफ सबसे ज्यादा जा रहा है, देखो 10 तक जा रहा है, 10 लाख टन तक जा रहा है। सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, बी। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, बताओ, बी। ये पूछा चावल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो बी सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 22 था। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद अगला क्वेश्चन जो नोटिस कर रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 23 है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी टॉपिक है, प्रायिकता, उससे लिया गया है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, 3 सिक्के उछाले जाते हैं,
ऐसे क्वेश्चन कई बार सिक्कों से रिलेटेड बोलो, बोलो से रिलेटेड बोलो, या फिर आपका पासा से रिलेटेड बोलो, इनमें से एक क्वेश्चन ग्रुप डी में पक्का आता है भी है, तो इसकी पॉसिबिलिटी अच्छी बनती है। देखो 3 सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम एक चित आने की क्या प्रायिकता है? चित होता है देखो हेड टेल, चित अपन बोलते हैं, हेड टेल की भाषा में बोलते हैं चित, मतलब ऐसे बोलते हैं हेड आने की प्रायिकता है। चित बोलो हेड, और एक होता है आपका टेल है और ये हेड है। तो हेड आने की प्रायिकता आपसे पूछिए, तो हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी? ये आपसे पूछा गया हेड कितनी बार आएगा, उसकी प्रायिकता आप मुझे बताइए, ऐसा आपसे पूछा गया है। तो देखो सुन लो, सबसे अच्छी बात तो मैक्सिमम 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं, तो 3 सिक्के उछाले, या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। तो कुल संभावनाएं ले लेते हैं अपन, टोटल कुल संभावना जो है वो कितनी है वो बात करते हैं पहले। तो भाई आप जानते हैं कि या तो हेड आता है या टेल आता है, और कितने सिक्के उतारे जा रहे हैं? 3, तो 2 की घात 3 है, तो कंप्लीट संभावना हो गई 8। कंप्लीट चांस कितने हो गए? 8 हो गए। अब 8 में से कितनी बार क्या आएगा वो अपन बात करेंगे आपके सामने। तो कुल संभावनाएं तो हो गई 8, मतलब हर के रूप में तो 8 आएगा, हर के रूप में तो क्या आएगा बताओ आपका? 8 आएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब ये तो कुल संभावना बता दी मैंने। अब ये बोल रहा है कि चित्त आने की क्या संभावना? 3 सिक्के एक साथ उतार रहे हैं। अब देखो सुनना, पहला चांस या तो हेड आए, हाँ ना, पहला सुनना गौर से, पहला हेड आए और दूसरा टेल आए और दूसरा भी टेल आए, ये आगे भी टेल आए, ठीक है, देखते जाना। फिर आपका आगे टेल आ जाए, बीच में हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए, संभावना देखते जाना, है ना। फिर पीछे हेड आ जाए, है ना, पहले टेल आ जाए, है ना, फिर टेल आ जाए और बाद में क्या आ जाए? हेड आ जाए। तो ये से हेड आने के 3 चांस हो गए, ठीक है, ये 3 पॉसिबिलिटी है। इसके बाद आप 2-2 बार देखो, आगे हेड आ जाए, फिर हेड आ जाए, है ना, फिर टेल आ जाए। हेड यहाँ भी आ रहा है एक बार, है ना, ध्यान रखिएगा। फिर आपका ऐसा हो जाए, थोड़ा सा खिसक जाए, या हेड आ जाए, या टेल आ जाए, या हेड आ जाए, या फिर आगे टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, फिर हेड आ जाए, ठीक है, ऐसे चांस बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपके सामने। तो 3 चांस और 3 चांस है, कितने हो गए? 6 चांस। अब एक चांस ऐसा होगा जिसे हम कहते हैं हेड आ जाए, या फिर तीनों में हेड आ जाए, है ना। टोटल कितने चांस हो गए भाई? 7 चांस हो गए। कितने चांस हो गए? 7। और 7 चांस किस में से? 8 में से। तो आपकी जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी? 7/8। तो एग्जैक्टली जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा 7/8। मतलब गेमिंग टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, काफी इजीली आप कर सकते हैं कि टॉपिक पढ़ो तो आंसर हो जाएगा आपका 7/8 प्रायिकता हो जाएगी चित्त आने की। तो चित्त आने की प्रायिकता 7/8 चांस बनेंगे भी, ठीक है, ये होगा आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका लिया गया नंबर्स टॉपिक से। इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं, देखो 7 है, जिन संख्याओं का इकाई का 0, 1, 5, 6 हो उनका इकाई का वो खुद ही आता है। देखो तो 0, 1, 5, 6 में से नहीं, यहाँ पर 7 और 3 है, तो फिर आपको क्या होता है? घात में 4 का भाग लगाना पड़ता है। ये जो घात दे रहे हैं कि इसमें 4 का भाग लगा, 2 चौक 8, फिर 15 हो जाएगा, 3 चौक 12, कितना बच गया? 3। तो जो घात बच जाए उसको इकाई अंक की घात बना दो आप, ठीक है, 3 बच गया आपका। फिर यहाँ पर 4 का भाग 1 चौक 4, 4 चौक 16, फिर 2 बच गया, ये 3 की पावर 2। अब आप जानते हैं 7 की पावर 3 कितना होता है? 343, और 3 की पावर 2 कितना होता है? 9। तो घटा दीजिए 9, कितना आ जाएगा आपका? तो 13 में से 9 ज्ञात, कितना आ जाएगा बताओ? 4, अरे 3। तो ये हो गया आपके सामने 334। अब बताओ 334 में इकाई अंक कितना बताओ आपका? 4। बिल्कुल सिंपल है। तो एग्जैक्टली इकाई अंक हो गया आपका 4। ऐसे आप इकाई अंक निकाल सकते हैं काफी आसानी से और काफी इजीली निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, ठीक है। किसी धनराशि का 5/12 100 रुपए के 3 से 3/4 भाग के बराबर है होगा। किस धनराशि का 5/12 100 रुपए के 3 से 3/4 भाग के बराबर होगा? तो लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं। माना वो धनराशि x मान लो आप, क्या मान लो बताओ? x। तो x तो मैंने ऐसे कैसे मान लिया, का मतलब मैंने गुणा लिख दिया, 5/12 की जगह 5/12 लिख दिया, कोमा का मतलब मैंने बराबर लिख दिया, और फिर 100 की जगह 100 रुपए। 100 रुपए का की जगह भी गुणा लिख दो, मिस्र बिन को साधारण बिन बदलो, 4 3 12, 12 और 3 15, तो ये 15/4 होगा, ठीक है। तो वो आ जाएगा वजन किस धनराशि का। तो जैसे बोला वैसे जमा दे, किस धनराशि की जगह x लिख दिया, का जगह गुणा लिख दिया, 5/12 की जगह 5/12, कोमा का मतलब बराबर, 100 की जगह 100। ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, ओल्ड क्वेश्चन है ग्रुप डी का मतलब गुणा हो गया, ये अपन ने मिस्र बिन को साधारण बिन बदल दिया। अब जो कट रहा हूँ सबको काट देता हूँ। देखो पहले ये 4 से 3 बार कट जाएगा आपके इधर, और 5 से जो काटोगे ना आप, ये 5 से कटेगा 3 बार। अब 3 को इधर कैंची गुणा कर दो 3 से, तो 9 हो जाएगा, 9 के पीछे 100 से गुणा कर दो तो 900 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली जो आंसर होगा आपका वो मूल राशि जो होगी धनराशि वो 900 रुपये हो जाएगी आपकी, बिल्कुल सिंपली। मतलब मूल राशि जो आपके सामने देखने को मिलेगी वो 900 रुपीज हो जाएगी, मतलब 900 रुपये होगी। तो इस प्रकार से ये था आपको क्वेश्चन नंबर 25
25 क्वेश्चन आप ग्रुप डी में आपको देखने को मिले। इसके साथ एनटीपीसी अदर एग्जाम की गुड्स वगैरह की तैयारी कर सकते हैं। मॉडल पेपर इसी प्रकार से हम आपके लिए लेके आते रहते हैं दोस्तों। और अगर वास्तव में फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल के माध्यम से मैथ रीजनिंग आपको पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को बताओ ताकि इसी प्रकार बेहतरीन क्लास हम रोजाना आपके लिए लेके आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।